नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांश कुमार कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षण सूत्रों पर, टीचिंग मैक्सिम्स। जो शिक्षण सूत्र हैं वो एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है और क्या उनका महत्व है एक शिक्षक के लिए, और जो शिक्षण सूत्र है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या शिक्षण जो है बिना शिक्षण सूत्रों के अधूरा है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। दोस्तों, जो इसका अर्थ है, देखिए, सबसे पहले जो शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया है, ये दो व्यक्ति हुए हैं आपके, कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर। आप दो व्यक्ति थे जिन्होंने अनुभव के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम बताए या फिर निर्धारित किए। आप दोनों के द्वारा, कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। और उन्होंने कहा कि जो शिक्षण के सामान्य नियम हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर जो है शिक्षण होना चाहिए। और आगे क्या हुआ, बाद में इन्हीं नियमों को किस नाम से जाना जाने लगा? शिक्षण सूत्रों के नाम से इन नियमों को जाना जाने लगा। क्योंकि जब भी कक्षा में शिक्षक पहुंचता है और अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है तो उसके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जैसे मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए? अगर कोई आप नया पाठ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो कैसे उस पाठ को आप शुरू करें? सबसे पहला क्वेश्चन एक शिक्षक के मस्तिष्क में यही आता है। दूसरा प्रश्न होता है शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए? वो सही समय होता है जब शिक्षण शुरू किया जाए, उसका एक सही क्रम क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन देखें, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है एक शिक्षक के समक्ष कि जब भी वो अपना शिक्षण करे या शिक्षण कार्य करे तो वो कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियों को अपनाए, वो कौन से ऐसे कार्य करे जिसके द्वारा वह बच्चों का ध्यान अपने विषय की तरफ आकर्षित कर सके, उस टॉपिक की तरफ आकर्षित कर सके, जिससे बच्चे जो हैं उस टॉपिक पर अपना पूर्ण ध्यान दे सके और आसानी से उसको समझ सके। अगला प्रश्न है, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए? वो ऐसा कौन सा कार्य करे जिसके द्वारा जो बालक हैं उनकी जो रुचि है उस पाठ में उत्पन्न हो जाए। तो जब तक बालक का इंटरेस्ट नहीं होगा, आप ये मानकर चलेंगे बालक उस पाठ को नहीं पढ़ेगा और आपके द्वारा जो शिक्षण उद्देश्य बनाए गए हैं, आप अपने जो शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस रूप में पढ़ाना होगा कि जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं, जो आप विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें छात्र की रुचि उत्पन्न हो। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहां पर किया जाए? ये अलग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो टीएलएम का यूज होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो यूज करते हैं हम पढ़ाते समय, उसका यूज कब किया जाए, कैसे किया जाए और कहां पर किया जाए? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर एक शिक्षक इन समस्त प्रश्नों का उत्तर जान जाएगा तो यकीन मानिए कि उसका जो शिक्षण होगा बहुत प्रभावशाली होगा और बालक तक जो अपना ज्ञान देना चाहता है उस ज्ञान को वो दे पाएगा और अपने जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर पाएगा। अर्थ के रूप में अगर हमने देखा जाए तो ये समस्त प्रश्न जो है अर्थ के रूप में आ रहे थे। अब इसी में क्या है कि जो उपरोक्त प्रश्न है, जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं, जो पीछे ये पूछे गए, मतलब तो इस प्रकार की कठिनाइयां प्रत्येक शिक्षक को अपने सामने आती हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं या शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर इन सूत्रों का प्रतिपादन किया, जो सूत्र हम आज डिस्कस करेंगे। और इन सूत्रों को ही क्या कहा जाता है? शिक्षण सूत्र कहा जाता है। शिक्षण सूत्र की संज्ञा इन प्रश्नों को दी जाती है। और ये जो सूत्र हैं
ये कह सकते हैं कि इस मार्ग पर चलकर अगर हम अपने शिक्षण में इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, हम अपने शिक्षण को, जो शिक्षण हमारा पूरा शिक्षण प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसको सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बनाते हैं। अगर हम सब शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण कार्य में, तो निश्चित तौर पर हमारा जो शिक्षण प्रोसेस है, जो टीचिंग हम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी और बहुत ज़्यादा रुचिकर होगी और बालक का इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा होगा। क्योंकि ये सूत्र जितने भी हैं ये किस पर आधारित हैं, ये बाल प्रकृति पर आधारित हैं। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र जितने भी हमारे हैं ये बालक की प्रकृति पर आधारित होते हैं। और प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि अगर वो अपने शिक्षण कार्य में सफल होना चाहता है तो, या दक्ष होना चाहता है, तो उसे इन शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक आपको शिक्षण सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा, आप यकीन मानिए कि आप अपने विषय में अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अगर आप अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। 2 डेफिनेशंस हम यहाँ पर देखेंगे इसकी। पहली रेमंड के अनुसार है। रेमंड महोदय कहते हैं कि शिक्षण सूत्र पर प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। सिद्धांत से व्यवहार में किस प्रकार चीज़ों को लाया जाए, किस प्रकार चीज़ों को पढ़ाया जाए, व्यवहारिक किस प्रकार बनाया जाए। शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए कि वो व्यवहारिक हो, बालक चीज़ों को बहुत आसानी से सीख पाए। ये रेमंड महोदय कथन है। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर दी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शिक्षण सूत्रों को परिभाषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं के पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ये कहती है कि सूत्र जो हैं आम सच्चाई होते हैं और विज्ञान एवं अनुभव से इसको जो लिया जाता है और ये एक अध्यापक की जो है मदद करते हैं। विशेष रूप से जो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है वो प्रारंभिक में किया जाता है और ये समस्त सूत्र जो बनाए गए हैं ये छात्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आइए हम एक एक करके शिक्षण सूत्रों को देखते हैं। शिक्षण सूत्र देखने से पहले हम एक बात ये देख लेते हैं, शिक्षण सूत्र होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, कुल यहाँ पर 11 प्रकार के शिक्षण सूत्रों को मैंने बताया है। अमूमन सभी शिक्षण सूत्र इसमें आ गए हैं। पहला आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। दूसरा है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। चौथा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पांचवा है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। छठा है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। सातवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। आठवां हमारा है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नवा है हमारा अनिश्चय से निश्चय की ओर, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। 10वां है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। और 11वां है स्वाध्याय को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो एक एक करके सभी पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो शिक्षण सूत्र है हम इसको देखते हैं। पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये सूत्र इसका क्या आशय है। दोस्तों, यहाँ जितनी स्लाइड बनाई गई हैं आप ये ध्यान रखिएगा कि विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा की गई है। खासकर ये बीएड, ये जो टॉपिक्स हैं ये यूपी टेट, सी टेट और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं एजुकेशन की फील्ड में सभी को कवर करते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी ये हो जाता है कि थोड़ा सा वाइड है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है। उद्देश्य केवल यही है कि आप विस्तृत रूप से चीज़ों को समझ सकें।
तो पहला सूत्र देखते हैं सरल से जटिल की ओर। देखिए, ये जो सूत्र है ये बताता है कि कक्षा में सबसे पहले क्या होना चाहिए, शिक्षक के द्वारा सरल चीजों को बताना चाहिए। जो पाठ के अंदर उसका विषय सूची के अनुसार जहां बच्चों का ध्यान लग रहा है, जो चीजें आसान है, सबसे पहले आप बच्चों को वो बताएं। कि जो ये क्रम दिया होता है, खासकर बुक्स के अंदर इंडेक्स में आप देखेंगे सरलतम चीज पहले दी जाती है और कठिन बाद में दी जाती है। ये क्रम क्या होता है, ये बाल विकास के अनुकूल होता है, एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। क्योंकि बच्चा के जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बच्चे का विकास जो है धीमे धीमे होता है और वो जटिल चीजों को समझने लगता है। यदि अध्यापक प्रारंभ में कोई कठिन बातों को अगर मान के चलेंगे बता देगा, तो बच्चे उसको समझने में असमर्थ होंगे और जो इससे शिक्षक का क्या होगा, जो प्रयास होगा वो असफल हो जाएगा। तो ये सूत्र कहता है कि सबसे पहले छात्रों को सरल बातें बताई जानी चाहिए और उसके बाद उसको कठिन बातों की तरफ धीमे धीमे लेकर जाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो पढ़ाना होगा वो सार्थक रहेगा। उदाहरण दिया है कि हासिल मतलब जोड़ या घटाने के सवाल अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उससे पहले आप बच्चों को गिनती सिखाएं या साधारण जोड़ बताएं, घटाना सिखाएं, है ना। हासिल वाले तभी तो बच्चा सीखेगा। सबसे पहले अगर सिंपल उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा, तब उसको जो है आप कैरी वाले सवाल समझा सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बच्चों के सरलतम प्रतीत होगा, परंतु युद्ध घटनाओं, संधियों व शासन प्रबंध के विस्तृत रूप में यह अत्यंत कठिन लगेगा। कहना कि कौन कौन संधियां हुई, कब कब हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, घटनाएं हुई, तो जो है अगर आप इस चीज़ को आप बताने लगेंगे तो ये चीज़ क्या होगी, बालक को कठिन लगेगी। लेकिन अगर आप बच्चों को कहानियों के रूप में, छोटी छोटी कहानियों के रूप में बच्चों को बताएंगे कि कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटी, तो आप ये मानकर चलें कि बालक आसानी से चीज़ों को समझ लेगा। कुल मिलाकर इस सूत्र का जो उद्देश्य है, वो इस सूत्र कहने का एक उद्देश्य कि सबसे पहले आप बालक को सरलतम चीज़ें बताएं और उसके बाद धीमे धीमे उसको कठिन चीज़ों की तरफ आगे ले जाएं। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र आपका जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी आधार पर उसे नया ज्ञान देना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो सबसे पहले क्या करे, क्लास में जाकर उसका पूर्व ज्ञान चेक करे। आप देखे होंगे जो हम शिक्षण कौशल और माइक्रो टीचिंग की हम बात किए थे, उसके अंदर बताया गया था कि सबसे पहला काम होता है कोई भी पाठ, नया पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक के द्वारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रस्तावना जो प्रश्न होते हैं, उनके पूछने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि बालक का पूर्व ज्ञान चेक करना। तो जो पूर्व ज्ञान जब हम एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसी के आधार पर फिर हम उसे नया ज्ञान देते हैं। अर्थात उसे पहले वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है और फिर विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता। तो ये सूत्र कहता है कि सबसे पहले आप ये जानने का प्रयास करें कि बालक क्या क्या जानता है। आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आप जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय के बारे में बालक क्या क्या जानता है, उस टॉपिक के बारे में बालक कितना जानता है। जब आप एक बार ये जान जाएंगे कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं बालक उसके बारे में पूर्व ज्ञान रखता है, तब जाकर आप क्या करें, उसको नई विषय वस्तु का ज्ञान उसको दें, नई चीज़ों का उसको ज्ञान दें। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो है जब भी नवीन ज्ञान दिया जाता है तो नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान की अपेक्षा कठिन होता है और इसमें बालक की रुचि और ध्यान तभी संभव हो पाएगा जब आप उसके मतलब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। जब तक आप नवीन ज्ञान जो है उसका जो देने जा रहे हैं आप उसको पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, बालक की रुचि उसके अंदर नहीं बनेगी। अर्थात सबसे पहला काम शिक्षक का यही है कि बालक का पढ़ाने से पूर्व ज्ञान चेक करे और तब जाकर उसको नवीन ज्ञान उसको दे। यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी कराएं ताकि तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है।
का से कबूतर, खा से खरगोश, है ना, इस बार आप देखे होंगे। तो जब आप एक बार जानकारी करा दें, तब नई चीज की उसको जानकारी दें। अल्फाबेट इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर उसको, बच्चा ए फॉर एप्पल अक्सर सही बच्चे जानते हैं, जब आप जानते हैं कि बच्चा ये देख रहा है, उसको आता है ए फॉर एप्पल होता है, फिर आप उसे नवीन जानकारी दे सकते हैं, कह सकते हैं ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर अल्फाबेट भी हो सकता है। तो ये ऐसी जानकारियां हैं जो आप बालक को पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान मतलब आप देते हैं। तो शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले वो चीजें बताएं जो बालक जानता है, तत्पश्चात वो चीजों की जानकारी दें जो बालक नहीं जानता है। अगला सूत्र देखते हैं। अगला हमारा सूत्र है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, ये सूत्र कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म या अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता। स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, वो सूक्ष्म के बारे में, जो सूक्ष्म वस्तु होती हैं, अमूर्त वस्तु होती हैं, उनके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। लेकिन अगर जो चीज स्थूल होती है या मूर्त होती है, उसके सामने होती है, उसको बहुत तेजी से जान लेता है। उसको दिखाओ, एक बार दिखाने के बाद बच्चा दोबारा उस चीज को नहीं भूलता है। ध्यान रखिएगा आप ये बात। तो और आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बालक जो है सूक्ष्म चीजों को धीमे धीमे जानने लगता है, विषय वस्तु को समझने लगता है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर विषय वस्तु को समझने की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। तो यहां शिक्षक का क्या कार्य है इस सूत्र के अनुसार? शिक्षक का यह कार्य यह है कि सबसे जब बच्चों को पढ़ाए तो मूर्त वस्तु का ही वो प्रयोग करे, और तब उसके बारे में, सूक्ष्म के बारे में उसको बताना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले अगर आप मान लीजिए ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, या ज्वालामुखी तो खैर बात का टॉपिक है, आप मैथमेटिक्स में कर लें कि अगर आप जोड़ने के लिए आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो आप उसके लिए जो बॉल होती है, बॉल का यूज कर सकते हैं। बच्चा बॉल को जानता है ना, आप बॉल दिखाएंगे, ये दो बोलिए 4 हुई ना, टोटल 4 हो गई, तो बच्चा उस चीज को देख पा रहा है, उसके सामने वो है। इसी प्रकार अगर आप एसएसटी का कोई विषय पढ़ा रहे हैं, तो जो भूगोल है ना, जैसे, या भूगोल में आप नदियां हैं, पर्वत हैं, झीलें हैं, तालाब, कुएं, आप क्या कर सकते हैं, शैक्षिक भ्रमण करा सकते हैं, या आप मॉडल या चार्ट की मदद से बच्चों को सरलता पूर्वक इन चीजों का ज्ञान करा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस शिक्षण सूत्र का यूज करें, या क्लास में जब भी आप पढ़ाएं, तो बालक को उन चीजों की जानकारी दें जो बालक जानता है, जिसके बारे में वो भली भांति परिचित है। अगर आप इन चीजों की जानकारी बालक को दे पाएंगे, तो बालक क्या होगा, जो है, जो चीजें उसने नहीं देखी है, उनको वो आसानी से उनकी जानकारी प्राप्त कर लेगा। कभी कभी होता है कि ज्वालामुखी के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो ज्वालामुखी का आप मॉडल दिखा सकते हैं। सुप्त ज्वालामुखी, जो सुप्त ज्वालामुखी होते हैं, या जागृत ज्वालामुखी होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, ये आप ले आकर सामने नहीं दिखा सकते, तो आप इसका मॉडल दिखा सकते हैं। आजकल तो इसके मॉडल आप, मतलब वर्किंग मॉडल जो हैं, वर्किंग मॉडल का भी आप यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप इन ज्वालामुखी के प्रकारों को पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक स्थूल ज्ञान हुआ। स्थूल से आप सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। सारी जानकारी धीमे धीमे आप बच्चे को दे सकते हैं। अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सूत्र है वह है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। देखिए, ये सूत्र का जो आधार है गेस्टॉल्टवाद है, और जो गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है, उसके विभिन्न अंगों और अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों को अलग अलग नहीं देखता है। शिक्षक को उसके इस ज्ञान का लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंग, जड़, तना, पत्ती, फूल आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है, इस सूत्र में, ये सूत्र कहता है कि सबसे पहले बालक को एक संपूर्ण पूर्ण की जानकारी देनी चाहिए। यहाँ उदाहरण दिया है पेड़ का, एक वृक्ष है, बालक वृक्ष के बारे में जानता है, आपको दिखा सकते हैं कि ये वृक्ष है,
तो सबसे पहले बालक जो होता है वो एक संपूर्ण चीज को देखता है, एक पूर्ण चीज को देखता है। उसके बाद जब बालक जानता है पेड़ के बारे में, तब आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये पत्ती है, ये जड़ है, ये तना है, ये फूल है, ये फल है। तो ये सारी जानकारी जो है आप बच्चे को बाद में दे सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल और भी दिया है, जैसे कि आप कंप्यूटर का ज्ञान बालक को कराना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के ज्ञान के बारे में सबसे पहले क्या है, आप एक बच्चा क्या देखता है, संपूर्ण कंप्यूटर को देखता है, पीसी को देखता है, जो पर्सनल कंप्यूटर है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आप भी कंप्यूटर को देखे होंगे या तो आप पूरे कंप्यूटर को देखे होंगे, आपको नहीं मालूम होगा कौन सा पार्ट क्या है। शिक्षक को यही चाहिए कि सबसे पहले संपूर्ण चीज की पूर्ण चीज की जानकारी कराए, और उसके पश्चात जो है उसके अलग अलग जो उसके भाग हैं उनकी जानकारी कराए। जैसे फिर पहले मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, इन आदि का ज्ञान कराए। तो ये सूत्र है, ये कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर, कि सबसे पहले आप संपूर्ण होल का जो है चीज को दिखाएं, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करें। अगर स्टार्टिंग से ही आप क्लासिफिकेशन करने लगेंगे तो बालक के अंदर वो समझ शायद विकसित नहीं होगी जो आप करना चाहते हैं। और अगर देखिए दूसरा है, भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखाएं, फिर अन्य राज्यों का ज्ञान कराएं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप दिखा सकते हैं, और इंडिया जो बना है वो कितने राज्यों से मिलकर बना है, फिर उसके अलग अलग राज्यों को आप दिखा सकते हैं। या आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो पहले आप कंप्लीट उत्तर प्रदेश का मैप उसको दिखाएं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले में क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले जिलों के बारे में बताएं, फिर उसको विशेषताओं के बारे में बताएं। मतलब पहले पहले संपूर्ण का उसको ज्ञान दें, उसके बाद उसको जो है अंश की ओर ले जाएं, एक अलग अलग खंडों की ओर ले जाएं। अगले सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। देखिए ये कहता है कि बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। जो बौद्धिक विकास का क्रम है अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों के विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता आती है, व निश्चितता आती है। तो धीमे धीमे निश्चितता आती है, एकदम निश्चितता नहीं आती है। स्पष्टता भी जो है बालक को धीमे धीमे आती है। प्रारंभ में बच्चे जो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में बच्चे को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव, परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह अनेक बार उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेता है जो स्पष्ट व अनिश्चित होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे तथा गलत धारणाओं की जानकारियों में सुधार करे। क्या होता है, देखिए इस सूत्र के अनुसार स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो एक वो क्या होता है, एक धारणा बना लेता है चीजों के बारे में, ये चीज ऐसे होगी। कहते हैं ना पहले से ही, मतलब एक माइंडसेट विकसित कर लेना कि ये चीज इस प्रकार की होगी। तो शिक्षक को यह चाहिए कि वो जो बालक को ज्ञान नहीं है उन चीजों का, उसको स्पष्ट ज्ञान कराए। उसको मॉडल दिखा सकता है, चार्ट दिखा सकता है ना, कोई मैप दिखा सकता है, तो ये कोई फोटोग्राफ दिखा सकता है उस चीज का। तो इन चीजों को दिखाकर क्या होगा, जो भी बालक ने अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी सोच विकसित कर रखी है उस अमुक चीज के बारे में, ये चीज ऐसी होगी, तो क्या होगा, जब आप टीचर जो बताएगा उस चीज को एक्सप्लेन करेगा, उस चीज के बारे में बताएगा, तो बालक का जो ज्ञान है वो कैसा होगा, एक निश्चित हो जाएगा, अनिश्चित से निश्चित की। उदाहरण में यही लिखा है कि अगर किसी देश, प्रदेश, स्थल या वहां की विशेषताओं से संबंधित क्या होता है कि अगर स्पष्ट जानकारी नहीं है तो शिक्षक को चाहिए कि वहां के मानचित्र के द्वारा, चित्रों के द्वारा, मॉडल के द्वारा जो है निश्चित व स्पष्ट ज्ञान कराए। आप अक्सर देखे होंगे कि अगर हम किसी क्षेत्र में नहीं गए हैं, किसी धार्मिक स्थल पर हम घूमना चाहते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमना चाहते हैं, कहीं पहाड़ों पर अगर हम जाना चाहते हैं, तो क्या होता है, एक हमारे मन में एक धारणा होती है कि वो चीज़ ऐसे होगी, अनिश्चित होती है, कोई उसका निश्चित स्वरूप नहीं होता है। और निश्चित स्वरूप कब होता है, या तो हम वहाँ जाकर देखें
हम वहाँ जाएं तो हमें उसका निश्चित स्वरूप देखने को मिलेगा। और अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो क्या करें, चित्र की सहायता से, मॉडल की सहायता से और मतलब उदाहरणों की सहायता से जो है हम उस चीज़ का स्पष्ट ज्ञान कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ें कैसी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। ये 5 हमारे शिक्षण सूत्र हैं। इससे जो अगले 6 शिक्षण सूत्र हैं वो अगले वीडियो में, हम सेकंड पार्ट में इसके हम बात करेंगे। जो अगला हमारा वीडियो, उसका पार्ट सेकंड होगा, उसमें आगे के जो 6 शिक्षण सूत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर एक साथ हम सभी शिक्षण सूत्रों पर चर्चा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम 2 पार्ट में बनाते हैं। अगले जो हमारा पार्ट होगा वो इसके आगे के 6 शिक्षण सूत्र होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।